हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस जो अपने इकोलॉजी में जो 13 चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, जीव और पर्यावरण, तो मॉड्यूल के अंदर जो एक्सरसाइज फर्स्ट है तो अपन कुछ क्वेश्चंस आपको रैंडमली बता देते हैं, बताए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए बेटा, वहाँ पर जो जीव और पर्यावरण स्टेज फर्स्ट में एक्सरसाइज फर्स्ट या अपन कहते हैं स्टेज फर्स्ट, तो वहाँ जो क्वेश्चन है बेटा, तो सबसे पहले देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक साथ रहने वाली कुछ प्रजातियों के एक समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यदि स्थानिक प्रजाति हो, एंडेमिक स्पीसीज हो, एंडेमिक स्पीसीज हो यानी बेटा स्थानिक प्रजाति हो, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज तो वो जातियाँ होती है जो किसी विशेष स्थान पे पाई जाती हैं, किसी विशेष स्थान पे। जैसे आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, यस, तो ये आपकी होती है एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक जातियाँ, स्थानिक जातियाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है ये जैविक अन्योन्य क्रिया के साथ उपस्थित हो, तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। बेटा आपने बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय पढ़ा, बायोटिक कम्युनिटी, यस। तो देखिए बेटा कि जैविक समुदाय आपने क्या कहा, जैविक समुदाय कि एक स्थान विशेष पर जो समस्त प्रकार की जातियां हैं, पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव, अपघटक, तो उनके आपस की जो इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रियाएं हैं, तो वही तो मिलकर क्या बनाते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय बनाते हैं। जैसे अपन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, अंतराजातीय अन्योन्य क्रियाएं पढ़ रहे थे, तो क्या बना रहे थे, जैविक समुदाय बना रहे थे। यस बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ सेकंड हो जाएगा, यस। फिर आपको थर्ड दे रखा है ये समस्थापनिक हो, ऐसा भी नहीं है, या छोटे आकार के कण होते हैं, ऐसा भी नहीं है। भाई जैविक समुदाय मैं आपको बता दूं कि स्थान विशेष की जो विभिन्न प्रकार की जातियों की पॉपुलेशन होती है, उनके आपस की अन्योन्य क्रियाएं मिलकर क्या बनाती है, बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय, यस बेटा। फिर देखिए वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा आपको, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जैव मंडल में सम्मिलित हैं, तो जैव मंडल में क्या सम्मिलित हैं, तो आपको मैंने क्या कहा था शुरू में जब आपको मैंने वर्गीकी पारिस्थितिक पदानुक्रम बताया था, इकोलॉजिकल जब मैंने आपको हायरार्की बताई थी, तो इकोलॉजिकल हायरार्की में मैंने सबसे आधारभूत इकाई, सबसे बेसिक यूनिट आपको बताई थी ऑर्गेनिज्म, जो व्यष्टि होती है। फिर अपन ऑर्गेनिज्म से किस पे बढ़े थे, पॉपुलेशन पे, समष्टि, है ना। फिर आप जानते हो कि अभी पॉपुलेशन के बाद आप किस पे आए थे, बायोटिक कम्युनिटी, यहाँ तक बना चुके थे। फिर अजैव कारक आ गए तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आपने बताया बायोम, जैसे बड़े इकोसिस्टम बायोम। फिर आपने सबसे बड़ी यूनिट बताई थी बायोस्फीयर, जैव मंडल, बायोस्फीयर। तो बेटा आपने क्या कहा था कि जो जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, जैव मंडल, वो बेटा आप जानते हो कि ग्लोबल इकोसिस्टम है, वैश्विक इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम, है ना। यानी वायु, जल, मृदा, पृथ्वी का वो सारा स्थान जहाँ जहाँ जीवन संभव है, तो वो आप समझ सकते हो कि क्या होता है, बायोस्फीयर, जैव मंडल, ग्लोबल इकोसिस्टम। तो देखो जैव मंडल में सम्मिलित है पृथ्वी पर सभी प्रकार के पारितंत्र, पृथ्वी के जो सभी पारितंत्र होते हैं वो जैव मंडल में है बेटा। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था कि जो बायोस्फीयर है ना, जैव मंडल, वो ग्लोबल इकोसिस्टम, वैश्विक सबसे बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम, और आपने कहा था कि पृथ्वी का समस्त भाग, चाहे स्थल के पारितंत्र हो, चाहे जल के हो, चाहे वायु के हो, पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन संभव है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। इसके अलावा केवल एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारितंत्र, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, नहीं। केवल उष्णकटिबंधीय वर्षावन के सभी पारितंत्र, नहीं। केवल समुद्रों के सभी पारितंत्र, नहीं, क्योंकि जल, स्थल, मृदा सब कुछ किस में आता है, बायोस्फीयर में आता है, यस। अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो बेटा आपका थर्ड है, तापमान सर्वाधिक प्रासंगिक पारिस्थितिक कारक है। आपने बताया था कि
अजैव कारकों में जो सबसे प्रमुख या मोस्ट रेलिवेंट, जो सबसे मुख्य पारासंगिक कारक होता है, सबसे मुख्य पारासंगिक कारक, वो आप जानते हो तापमान होता है। यस बेटा, टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर होता है तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ताप के अनुसार जीवों का वितरण होता है, सही ऑप्शन है। ताप एंजाइमों की गतिकी को प्रभावित करता है, सही ऑप्शन है। ये जीव की आधारी उपापचयता कार्य की क्रियाविधि को प्रभावित करता है, ये भी सही ऑप्शन है। जीवन यापन के लिए निम्न तापराशि नहीं, जीवन यापन के लिए ज़्यादातर उच्च तापराश, जैसे अपना आंतरिक ताप नियत भी तो 37 डिग्री है। तो आपसे ऊपर पूछा है कि ताप सर्वाधिक पारिस्थितिक कारक है, दिए गए कथन के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है? तो चौथा ऑप्शन यहाँ उपयुक्त नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 4, वो उपयुक्त नहीं है, बाकी सारे उपयुक्त हैं और अपने सारे आपको करवा दिए हैं। यस बेटा। अब देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं, जो रैंडमली आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, और सारे लॉजिक से आपको नोट्स में सारी चीज़ आपको करवा दी है। लेकिन आप क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के थ्रू आप क्वेश्चन को कैसे पहचानो, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। यहाँ देखिए अपन क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, अधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन उपलब्धता उत्पन्न करती है। भाई जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे, आपको मैंने समझाया था, हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे बेटा आप अधिक ऊंचाई पे जाते हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हो, ये ऊंचाई पे जा रहे हो आप बहुत ज़्यादा, यस, तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब, सामान्य वायुमंडलीय दाब से जो वायुमंडलीय दाब है वो घटता जाता है। घटता जाता तो अपने शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अपने सिम्टम्स क्या बताए थे? नोजिया, थकान हो जाती है, मिचली, नोजिया, फैटिग्यू, थकान हो जाती है, या हृदय स्पंदन में वृद्धि, हार्ट पाल्पिटेशंस, ये सारे बताए थे ना। और उसको अपन ने एल्टीट्यूड सिकनेस, तुंगता बीमारी कहा था, एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम बताए थे, समझ गए। फिर अपने शरीर ने कार्य के अनुकूलन किए थे। तो देखिए बेटा कि यहाँ अधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन उपलब्धता उत्पन्न करती है, मानव में ऊंचाई, तुंगता रोग, थकान या हृदय स्पंदन, वो एक बात है, या निम्न वायुमंडलीय दाब, तो सिम्टम क्या करती है? थकान या हृदय स्पंदन, और वही तुंगता एल्टीट्यूड सिकनेस में आती है सारे। तो क्वेश्चन 5 का आपका आंसर हो जाएगा 4। उसमें आपका देखो पहला ऑप्शन तो वही ऊंचाई तुंगता रोग, अगर दूसरा थकान और हृदय स्पंदन इसी में है, तो आपका 4th ऑप्शन हो गया उपरोक्त 1 और 2। यस। वो तो जो आपका 3rd ऑप्शन है वो तो ये कह रहा है कि भाई ऊंचाई पे कम ऑक्सीजन क्यों होती है, उसका कारण है निम्न वायुमंडलीय दाब। लेकिन फिर वो कम ऑक्सीजन उपलब्धता होती है तो फिर अपने बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं वो आपसे पूछे हैं, तो वो एल्टीट्यूड सिकनेस, उसी में आपका ये मिचली, थकान और हृदय स्पंदन वाला आ गया। सही। देखिए अब आप ध्यान दो, मैं आगे बताता हूँ। यहाँ देखिए बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो एग्जाम में आ चुका है कई बार और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शीतल वातावरण के स्तनियों में ऊष्मा की हानि को न्यूनतम करने के लिए सामान्य छोटे पाद और कण पाए जाते हैं। तो आपको मैंने कहा था ना कि जो ठंडे प्रदेशों के, यहाँ बता दूं बेटा मैं, कि जो ठंडे प्रदेशों के सजीव होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि भाई, यहाँ देखिए बेटा कि देखो ठंडे प्रदेशों के जो स्तनधारी हैं या ठंडे प्रदेशों में जो जंतु होते हैं, मैंने कहा था इनके शरीर का आकार तो बड़ा होता है, लेकिन जो शरीर के ऊपर उपांग है, उपांग आपको बताया था मैंने, एक्सट्रीमाइटीज, जो शरीर के ऊपर उपांग हैं, जैसे बाह्यकर्ण या पाद या पूंछ, टैल, ये छोटे होते हैं ताकि उष्मा हानि को रोक सके। और ये नियम अपने बताया था बेटा
आकार के अनुकूलन के अंदर एडेप्टेशन में एलेन्स रूल, आपको एलेन का नियम बताया था अपने, एलेन्स रूल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है बेटा? फर्स्ट। सही। हाँ, फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर वहां पर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा? सॉरी पहले 11, क्वेश्चन नंबर 11 कि भाई परथुजा तापी है वो, वे हैं जिनमें पाई जाती है, यानी यूरीथर्मल है। तो परथुजा तापी कौन होते हैं? यूरीथर्मल कौन होते हैं बेटा? यूरीथर्मल होते हैं जो तापमान की बड़ी प्रास में, वाइड रेंज में, बड़ी प्रास में सहिष्णुता प्रदर्शित करें, वाइड रेंज में टॉलरेंस कर सकें, दीर्घ प्रास में टॉलरेंस कर सकें, वो आपके होते हैं परथुजा तापी। यस बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताप की दीर्घ प्रास के लिए सहिष्णुता, यानी आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यस, क्लियर। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, तो इजी वे में बेटा आप पूरी थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ोगे। अब आगे तो और भी इंटरेस्ट, इतने देर तो बेसिक था। इकोलॉजी में जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा बढ़ता जाएगा, एनसीईआरटी को आप फॉलो करोगे और मजा आता जाएगा। और अब देखिएगा जैसे कि अपन बात बेटा कि क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको बात करते हैं अपन बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, 13वां क्वेश्चन। और मॉड्यूल सामने रखकर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेटा, अनेक जंतु पलकों में प्रतिकूल परिस्थितियों में उपरति देखा जाता है, यह है। तो आप जानते हो मैंने आपको एक कंडीशन कराई थी, जब जीव प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए एक प्रतिकूल समय के लिए वो एस्केप टू टाइम, तो एस्केप टू टाइम में मैंने आपको समय के पलायन में, समय का पलायन, वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, डायपोज। डायपोज क्या होता है? उपरति। तो देखो डायपोज में मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा एक तो ये जो जू प्लैंकटन होते हैं, जंतु प्लवक, जू प्लैंकटन, जंतु प्लवक, जंतु प्लवक होते हैं बेटा सूक्ष्म एकोश के जंतु, या तो सूक्ष्म एकोश के जंतु जो पानी के साथ निष्क्रिय गति करते हैं, जैसे पादप प्लवक होते हैं ना डायटम, वैसे आपके होते हैं सिंगल एनिमल सेल जंतु प्लवक, जू प्लैंकटन, या विभिन्न जीवों के लार्वा, विभिन्न जीवों के लार्वा, जलीय जीवों के लार्वा। जब प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तो सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने परिवर्धन। अब तुम बेटा इसका मतलब समझते हो ना, डेवलपमेंट, परिवर्धन। जैसे लार्वा कई अवस्थाओं में डेवलप होता होता वयस्क में बदलता है, तो वो अपने डेवलपमेंट की प्रोसेसेस को, डेवलपमेंट प्रक्रम को रोक देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये करेंगे, डेवलपमेंट को रोक देते हैं। हाँ, उसके बाद में वो अपना उपापचय भी मंद करेंगे, उपापचय भी मंद हो जाएंगे, धीरे धीरे वो निष्क्रिय भी हो जाएंगे। तो उनकी इस स्टेज को आप कहते हो डायपोज, उपरति, डायपोज। तो देखिए वहां आपसे पूछा है कि अनेक जंतु पलकों में प्रतिकूल परिस्थितियों में उपरति देखा जाता है, यह है बढ़ते विकास की अवस्था? नहीं, उत्प्लावित विकास की एक अवस्था। उत्प्लावित विकास की का मतलब क्या होगा? सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मीन क्या हो गया? सस्पेंडेड का मतलब हो गया निलंबन, निलंबित। निलंबित का मतलब हो गया कि उन्होंने अपने परिवर्धन, डेवलपमेंट को रोक दिया, प्रक्रम को रोक दिया और वो निष्क्रिय हो गए, और इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? डायपोज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आपका है ना बेटा, वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है बताओ? सेकंड। यस, बिल्कुल करेक्ट। फिर आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, जैसे अपन बात बेटा कि नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इजी है।
कि भाई जीव जो प्राकृतिक वर्ण से गुजरते हैं और अनुकूलन दर्शाते हैं, जो एडेप्टेशन करते हैं, तो एडेप्टेशन किसके लिए? जिस आवास में वो रहते हैं उसमें जीवन यापन और जनन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए। ये आपका हो गया यस। फिर आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, आप आगे मैं करवाता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 वहां पर देखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूं, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को आपको मैच करना है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को आपको मैच करना है। पहले आपको वहां पर दे रखे हैं जो बर्फीले तेंदुए, स्नो लियोपार्ड, बर्फीले तेंदुए, ठीक है। अब जानते हो स्नो लियोपार्ड कहाँ आपके होते हैं? बर्फीले तेंदुए। तो भाई वहाँ उनके लिए प्रतिकूल आवास दे रखे हैं, वो प्रतिकूल आवास, सही। तो आप जानते हो कि सुमेलित आपको उससे करना है। तो देखिए कि बर्फीले तेंदुए केरल के वन दे दिया आपको, सही। और ट्यूना मछली समुद्र में शीतोष्ण अक्षांश विस्तार दे दिया आपको। कंगारू चूहा आप जानते हो कि पश्चिमी उत्तरी अमेरिका आपको दे दिया। बात को समझ रहे हैं? तो अब आपको अपन बात बढ़ा कि यहाँ ऊपर बेटा आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 18 में मॉड्यूल में आपका करेक्शन है बेटा, समझ रहे हो? वहाँ आपका ऊपर आएगा अनुकूल आवास, अनुकूल आवास आएगा। और अनुकूल आवास देखो कि बर्फीले तेंदुए आप जानते हो ध्रुवीय प्रदेशों में होते हैं, जबकि यहाँ केरल का वन दे रखा तो गलत दे रखा है। ट्यूना मछली उष्ण कटिबंधीय, जो ट्रॉपिकल ओशियन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय समुद्री क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ आपकी होती है, जबकि यहाँ शीतोष्ण अक्षांश विस्तार दे रखा है, जो गलत दे रखा है। कंगारू चूहा का सही सुमिलन कर रखा है। और आम, आम जानते हो ट्रॉपिकल में होते हैं, चौथा ऑप्शन, लेकिन यहाँ कनाडा जर्मनी दे रखा है। तो बेटा वो आप समझ रहे हो कि भाई यहाँ कॉलम दे दिया फर्स्ट और कॉलम सेकंड में आपसे प्रतिकूल आवास की जगह वहाँ अनुकूल आवास आ जाएगा। तो सारों के प्रतिकूल आवास है, फिर सुमिलित कौन सा होगा? अनुकूल आवास के साथ थर्ड ऑप्शन आपका सुमिलित हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ मॉड्यूल के अंदर की करेक्शन है बेटा, ये पहले कर है ना। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना मॉड्यूल में, स्टेज फर्स्ट में, इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है। ये लो जी, इसमें आपको दे रखा है इधर जीव और उधर आपको दे रखा है प्रतिकूल आवास। तो वहाँ तो प्रतिकूल आवास तो सबके सही दे रखे हैं। जैसे पहला बर्फीले तेंदुए का दे रखा है आपको इधर केरल के वन, तो प्रतिकूल ही है, इसलिए फिर आपसे ऊपर सही सुमेलित पूछा ऊपर, तो सुमेलित फिर तीसरे को कर रखा है, तो प्रतिकूल आवास के तरह थोड़ी सुमेलित है। यहाँ प्रतिकूल के जगह क्या हो जाएगा? अनुकूल आवास हो जाएगा, अनुकूल आवास। अब अनुकूल आवास आ जाएगा ना, तो पहला जो है ना बर्फीले तेंदुए वो भी सुमेलित नहीं है, दूसरा ट्यूना मछली वो भी सुमेलित नहीं है, तीसरा कंगारू चूहा वो सुमेलित है, चौथा आम, आम वाला वो सुमेलित नहीं है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड, सही। हाँ, फिर आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है, इजीली हो जाएंगे, 21 है, 22 है, ये आपके हो जाएंगे, सही। फिर आप ध्यान दे बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 23 करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा कि कौन सा एक आकार के अनुकूलन का उदाहरण नहीं है। तो सील में बलबर की मोटी परत, कंगारू चूहे में मूत्र सांद्रण, नागफनी में कंटक, या मरुस्थलीय छिपकली की धूप की ओर गमन। बात को समझे? सॉरी, यहाँ पूछा है कौन सा एक आकार की अनुकूलन का लक्षण है, मतलब कौन सा एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है।
तो देखिए बेटा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है ना, वो आपका है नागफनी में कंटक। नागफनी में कंटक, क्योंकि ये पौधों के मरुद्भिद अनुकूलन, आकार के अनुकूलन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर इसका हो गया थर्ड। इसके अलावा देखो मैं आपको और बता देता हूँ, जो मैंने वहाँ पर आपको अडेप्टेशन में कराए थे भाई। सील में बल्बर एक जैव रासायनिक है, कंगारू चूहे में मूत्र सांद्रण भी जैव रासायनिक, और मरुस्थलीय छिपकली का धूप की ओर गमन ये आपका व्यवहारिक अनुकूलन है। समझ रहे हो, ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। समझ रहे हो बेटा। अब आप देखिए नेक्स्ट बेटा, आप देखिए इसके अंदर तो कुछ एक आधे बेटा इसमें जो लैंग्वेज में की करेक्शन है, बाकी क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो इजी वे में हो जाएंगे। करेक्शन है वो मैं सारे आपको बता रहा हूं यहाँ पे। हाँ भाई, तो देखिएगा, हेलो, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 23, 24, 25 की बात की, और यहाँ पर मैं आपको करवाता हूँ 27 पहले करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 इजी वे में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल है, पर्णरंध्र गहरे गर्तों में सनकेन स्टोमेटा है, और प्रकाश संश्लेषण कैमपत, स्पॉन्जी उत्तक, या आप जानते हो कि पत्तियों का कांटों में संकुचित होना, चौड़ी चपटी पत्तियां। तो इनमें से कितने जीरोफाइटिक एडेप्टेशन है? तो आप समझ रहे हैं कि ए बी सी ई, वहाँ पर ए बी सी ई मतलब थिक क्यूटिकल ये ए है, मोटी उपचरम, सही है। फिर आपका है, मैं आपको बताऊं बेटा कि बी जो प्रकाश संश्लेषण का विशेष पाथ बताया था, कैम पाथ है ना, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी जिसके कारण दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं ना, स्कोटैक्टिव स्टोमेटा। तो ये आपका है, बिल्कुल है जी। फिर आपका देखो बेटा कि आप जानते हो बेटा कि देखो यहाँ आराम से दोबारा इस क्वेश्चन नंबर 27 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कई सारे लक्षण दे रखे हैं। देखो क्या क्या दे रखा है। थिक क्यूटिकल ए पे, मोटी उपचरम, ये लो जी। बी पे आपको दे रखा है दसवें रंध्र, सनकेन स्टोमेटा जो मैंने आपको बताए थे, ये बी पे दे रखा है ना। ए बी, फिर आपको दे रखा है सी। सी पे आपको दे रखा है कैम पाथवे, प्रकाश संश्लेषण का जो कैम पाथवे है ना, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बताया था, जिससे दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं। ये लो बेटा। फिर आपको दे रखा है डी, स्पॉन्जी उत्तक, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी जो मर्दूतक होता है। फिर आपको ई दे रखा है पत्तियां कांटों में रूपांतरित, स्पाइंस में, पत्तियां कांटों में रूपांतरित। फिर आपको दे रखा है एफ, चौड़ी पत्तियां। आप पूछा बेटा कितने मरुद्भिद अनुकूलन हैं, कितने मरुद्भिद अनुकूलन है? तो आप जानते हैं कि ए है, बी है, सी है ना, ए बी सी है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए बी सी, और आप जानते हैं कि ई। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर विल बी थर्ड। ये लो जी, क्लियर है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के अनुकूलन का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा बेटा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, कार्य के अनुकूलन।
कार्य के अनुकूलन का उदाहरण नहीं है पूछा है, अडेप्टेशन का उदाहरण नहीं है। अब बेटा नहीं है ना तो दिमाग लगाओ, सूर्य के प्रकाश में छिपकली का गमन पहला ही नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट क्या है, व्यवहारिक अनुकूलन है। व्यवहारिक अनुकूलन 100% कि सूर्य के प्रकाश में छिपकली का जाना व्यवहारिक अनुकूलन करवाया था आपको, एनसेट ने भी दे रखा है, तो फर्स्ट ही नहीं है, आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा। फिर आप आगे देख लें, शरीर के तापमान का नियमन कार्य के प्रक्रमों से ही होता है। कंगारू में सांद्रित मूत्र, ये जैव रासायनिक भी कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। स्तनधारियों के रक्त में प्राशनता का नियमन, ये भी कार्य के प्रक्रम है। बात को समझ रहे हैं? तो ये आप समझ रहे हो बेटा कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बेटा, वहाँ पर 32 क्वेश्चन देखिए। समष्टि वर्दी के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ये समष्टि गुणों से आ गया, तो समष्टि वर्दी वक्र के संदर्भ में आपको गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन, अब मैं सारे कथन पढ़ देता हूँ वहाँ पर और मैं स्टेटमेंट बताता भी जाऊँगा आपको। पहला कथन दे रखा है, ऐसा आकृति के वर्दी वक्र में पर्यावरणीय प्रतिरोध लोग प्रावस्था के बाद वर्दी को धीमा संचालित करता है। बिल्कुल सही है। आपको बताया कि जैसे मैंने एस प्रावस्था बताया था, तो पहले लैग फिर लोग, फिर आप जानते हैं भाई, पहले तो आपको बताया था लैग फिर लोग और फिर धनात्मक त्वरण के बाद ऋणात्मक मंदन, ये, और उसके बाद आपका स्थिर हो जाती है। तो पर्यावरणीय प्रतिरोध यहाँ बढ़ जाता है ना, तभी तो पोषण क्षमता पर जाकर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। बात को समझें। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट, जे आकार के वक्र की चरघातांकी प्रावस्था तीव्र तथा अधिक लंबी अवधि की नहीं है। सही बात है कि भाई बहुत ज़्यादा लंबी अवधि की नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो बेटा संसाधन क्या है, सीमित हैं। सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, एस आकार के वक्र में लोग प्रावस्था के पश्चात धनात्मक त्वरण आता है, तो लोग के बाद धनात्मक नहीं आएगा कभी भी। आपको पता, मैं फिर देखो आराम से ग्राफ को देखें। पहले आप जानते हो कि पर्यावरण में संसाधनों के अनुकूलित होते हैं, तो लैग फेज। फिर आप जानते हो लोग में धनात्मक त्वरण है, लोग के बाद तो ये मंदन आ जाता है, मंदन आने के बाद तो ये वहन क्षमता पे पहुंच जाती है, पोषण क्षमता वहन क्षमता, है ना। और ये बात अपने क्या कहा था, एक बार के लिए लैग फेज धीमी, फिर लोग यानी धनात्मक त्वरण, फिर आपका मंदन डिसलेरेशन आपको बताया था, फिर आपका ये वहन क्षमता पर जाकर स्थिर हो जाती है। तभी तो आपका समीकरण आता है dN/dt बराबर Rn, और ये प्रकृति का नियंत्रण आता है K-N/K। और आपने कहा था कि समष्टि का साइज जितना बढ़ता जाता है उतना पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ता जाता है, और वहन क्षमता पर जाकर, ये पोषण क्षमता है, वहन क्षमता पर जाकर वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका 100% रॉन्ग है। तो आंसर आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का, थर्ड ही हो गया। फिर आपका फोर्थ देखो, एक वर्दी वक्र की स्थिर प्रावस्था वातावरण की वहन क्षमता तक पहुंच जाती है, तो स्थिर प्रावस्था तो वहन क्षमता पर आएगी ना, कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर आ गई। बात को समझ रहे हो? तो आराम से क्या करें, कूल माइंड से क्वेश्चन को सोचें और बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को करें बेटा, इजी वे के अंदर। आगे आप देखिए बेटा कि वर्षा ऋतु के दौरान, क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लीजिए। तो वैसे मैंने बता दिया था थ्योरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, वर्षा ऋतु के दौरान एक कीट प्रजाति की समष्टि संख्या में विस्फोटक वृद्धि क्या है। तो जब वर्षा ऋतु में कीटों के लिए संसाधन एक बार के लिए असीमित हैं, तो वहाँ कीटों के लिए एक बार के लिए बेटा जो असीमित वृद्धि है, तो वो वहाँ पे किस आकार का वक्र होगा बताओ, जे आकार का वक्र होगा। या तो देखो प्रकृति में सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के लिए, या वर्षा ऋतु में थोड़े समय के लिए कीटों के लिए जे आकार का वक्र हो सकता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है 33, इसका आप जानते हैं बेटा कि भाई आपका फोर्थ ऑप्शन इसलिए होगा, इसका आंसर तो फर्स्ट होगा, लेकिन बोथ के कारण आपका आंसर फर्स्ट और 3 भी यही कह रहा है। तो देखो 4 आंसर हो गया वहाँ पर, क्योंकि 3 भी क्या कह रहा है कि वहाँ वहन क्षमता ही नहीं रही है, वहन क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी संसाधन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जे आकार में चरघातांकी वृद्धि कर रहा है। कौन सी? चरघातांकी वृद्धि, वही कर रहा है। सही। तो 33 का आपका आंसर हो गया। फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको देखो बेटा एज पिरामिड दे रखे हैं, और 34 में जो मैंने आपको एज पिरामिड बताए थे, आयु पिरामिड,
तो वहाँ मैंने अच्छे से बताया था आपको कि अगर त्रिभुजाकार ट्राई एंगुलर हो तो बढ़ेगी समष्टि, यदि बेल शेप्ड गंठे आकार का हो तो स्थिर है, और अगर कलश आकार अर्न शेप हो तो घटेगी। तो पहले डायग्राम में बढ़ेगी, एक्सपेंडिंग विस्तारित, बी में स्थिर, सी में डिक्लाइनिंग यानी घटती हुई। तो ऐसा ऑप्शन आपका फर्स्ट ही है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ही हो सकता है 34 का। सही बेटा, सारे आप जानते हो कि थ्योरी से वहीं से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं पर भी। सही, फिर देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, ये जो मैंने आपको जन्म दर बताया था, जन्म दर बर्थ रेट, मृत्यु दर बताया था, डेथ रेट, लिंगानुपात बताया था, सेक्स रेशियो, तो सारे किसके गुण हैं? समष्टि के ही लक्षण है तो सारे। लेकिन जो एक आपको दे रखा ना स्तर विन्यास, स्ट्रेटिफिकेशन, अभी जब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे वहाँ एक और बताऊंगा, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में आपको उर्दू स्तर विन्यास बताया। स्तर विन्यास हमेशा किसका लक्षण होता है? समुदाय का होता है। तो वहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। अच्छा क्वेश्चन अभी समझ रहे हो? ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि एक्सरसाइज फर्स्ट में जो आपको मैंने करेक्शन वो भी बता दिया। सही बेटा, अब देखिए भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपका हो जाएगा, 39 इजी हो जाएगा, और 41, 42 ये सब आपके हो जाएंगे। और आपसे क्वेश्चन नंबर 45 पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 45। मैंने आपको बेटा जो एस आकार का वर्धिवक्र बताया था, सिग्मोइड एस आकार का वर्धिवक्र, इस एस आकार के वर्धिवक्र में आपको पहले लैग फेज बताई थी, फिर आप जानते हो कि धनात्मक त्वरण, फिर आप जानते हो ऋणात्मक त्वरण, और फिर आपने स्थिर कर दिया था ग्राफ को, है ना। वहन क्षमता पर जाते आपने क्या कर दिया था? स्थिर। ये तो आपने एक बात कही थी कि भाई संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं तो सजीव जैसे संतानोत्पत्ति की अपनी क्षमता यूज करेंगे तो उनके अंदर सीमित संसाधनों के लिए स्पर्धा होगी, तो योग्यतम की उत्तरजीविता होगी। और जैसे ही पॉपुलेशन का आकार बढ़ेगा तो सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष ज़्यादा होगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और एक क्षमता है कि प्रकृति के हर आवास की, हर प्रकार की जाति की पॉपुलेशन को कितना वो धारण कर सकती है, तो वो क्षमता आपकी वहन क्षमता। क्या है बेटा? वहन क्षमता। तो फिर आपने कहा था कि आर पे कंट्रोल आ गया प्रकृति का, dn/dt बराबर Rn। तो क्या कंट्रोल आ गया? k-n/k। ये प्रकृति का नियंत्रण है इस आर पे, और उसको आपने हल भी किया था कि dn/dt बराबर Rn 1 - n/k। और इन दोनों को इकाई कर दें तो फिर आप जानते हो कि यहाँ जो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है r बराबर 0 है, जहाँ स्थिर है, जहाँ आपने किया था ना एसिम्पोटेट, ये स्थिर बताया था ना यहाँ पर, अनंत स्पर्शी, तो वहाँ की बात है। यस बोलो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको मैंने बताया 45, उसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये लो जी। यस बेटा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के, तो वैसे तो इस टेस्ट में पॉपुलेशन इंटरेक्शन पूरा नहीं था, जितना पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो गया उतने क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर जैसे अगले टेस्ट में बहुत सारा टाइम है तो वहाँ अपन पूरा मॉड्यूल का वो डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर में ही करेंगे। ये बात समझ रहे हो ना आप? तो आप जानते हैं बेटा कि देखिए, मतलब यहाँ ये सारे से क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जैव अन्योन्य क्रिया में देखो, आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 47 है, तो क्वेश्चन नंबर 47 आपको अच्छे से करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पराग सहयोगिता का एक उदाहरण नहीं है।
तो आपको अपन ने बताया ना प्रोटोकोऑपरेशन, तो प्रोटोकोऑपरेशन पराग सहयोगिता। तो देखिए बेटा कि प्रोटोकोऑपरेशन के अंदर पहला समुद्री अनमोल हर्मिट क्रैब, ये तो है इसका एग्जाम्पल। बेल और जो पैकर है ना वो मतलब पक्षी हैं, तो वो सेकंड भी आपका है। मगरमच्छ और मगरमच्छ पक्षी, क्रोकोडाइल और बर्ड में आपको करवाया था, वो भी है। और समुद्री एनिमोर और क्लाउन मछली ये नहीं है, क्योंकि समुद्री एनिमोर क्लाउन मछली वाला है ना सहभोजिता है। क्या बेटा? सहभोजिता। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा भी? 4 हो जाएगा। ये लो, इजी वे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, आप समझ रहे हो बेटा। इसके बाद देखिए आप वहाँ जो नेगेटिव इंटरेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे वो अपन आगे करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 में देखिए कौन सा अविकल्पी संबंध नहीं है, कौन सा अविकल्पी संबंध नहीं है। तो देखिए बेटा कि लाइकेन का है, माइकोराइजा का भी है, अंजीर वृक्ष और बर का भी है, लेकिन आपको फोर्थ ऑप्शन वहाँ दे रखा है, फोर्थ जो आपको मैंने कराया था इग्रेट बर्ड, मतलब बगुला। और बगुला और आपका समझ सकते हो कि घास चरने वाले पशु यानी कैटल, मवेशी। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का कोमेंसलिज्म का था। तो कोमेंसलिज्म जो होती है सहभोजिता, वहाँ अनिवार्य संबंध नहीं होते हैं, अविकल्पी संबंध नहीं होते हैं। आप समझ रहे हो कि ये तो नेचर में से एक इंटरेक्शन है, अगर ये दूर दूर रहें तो ये इंटरेक्शन बिना भी आराम से रह सकते हैं। सही। तो क्वेश्चन 48 का आंसर क्या होगा? 4। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इजी वे के अंदर बहुत अच्छे से आपके हो जाएंगे। यस बेटा। और जो कुछ नेगेटिव इंटरेक्शन के क्वेश्चन है, प्रीडेशन के, परभक्षण के, परजीविता के, स्पर्धा के, वो जैसे आपके टॉपिक आगे कंप्लीट होगा वो अपन डिस्कस कर लेंगे। यस। अब देखिएगा आपको मैं स्टेज सेकंड से बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस, स्टेज सेकंड के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। स्टेज सेकंड का आप क्वेश्चंस देखिए बेटा, बात को समझ रहे हैं। तो स्टेज सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास एवं निलंबन उन सभी समान प्रकार के जीवों के लिए दो विकल्प हैं जो सामना करते हैं, है ना। प्रवास और निलंबन कब होता है? माइग्रेशन, माइग्रेशन तो आप जानते हो स्थान का पलायन होता है, माइग्रेशन प्रवास। और आपने कहा था ना सस्पेंड निलंबन, तो सस्पेंड निलंबन आपको मैंने बताया था कि समय का पलायन है, कि प्रतिकूल परिस्थिति कब तक है? जब तक वो है समय का पलायन, है ना बेटा, समय का पलायन है। एस्केप टू टाइम आपको बताया था मैंने, एस्केप टू टाइम, बोलो। तो ये आपको ऑप्शन दे रखा है कि तनावपूर्ण स्थितियों का कम समय के लिए, तनावपूर्ण स्थितियों का लंबे समय के लिए, तनावपूर्ण स्थितियों का हमेशा, अनुकूल स्थितियों का कम समय के लिए। बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है ना, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल परिस्थितियों का कम समय के लिए, कि जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी तब तक वो स्थान का या समय का पलायन यानी निलंबन, यानी अपने उपापचय को मंद कर लेंगे, अक्रिय हो जाएंगे, अपना परिवर्धन रोक देंगे, फिर वापस अनुकूल आते सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर स्टेज सेकंड का जो करेक्शन है वो मैं बता देता हूं आपको। ये फिर आपके लिए मॉड्यूल छप गए थे ना, इसलिए अपन बात रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका वहां पर करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया बेटा, ए तथा बी दो भिन्न जातियों के जीव हैं, इनके बीच संबंधों में प्लस चिन्ह लाभदायक, माइनस हानिकारक और जीरो उदासीन को बताता है। बताए थे ना अपने कि प्लस चिन्ह तो किसको बताएगा? लाभ को। माइनस किसको बताएगा? हानि को। जीरो किसको बताएगा? उदासीन को। और वही जाति स्पीसीज ए, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी ले रखा है वहां पे। सही। अब आपको मिलान की सही संख्या चुनना है।
तो पहला मिलान आपको दे रखा है वहाँ पे, फर्स्ट मिलान ही दे रखा है बेटा कि जैसे ए, जाति ए और जाति बी, और दोनों पे क्या कर रखा है, माइनस माइनस। तो पहली बात तो मैंने माइनस माइनस के लिए आपको क्या बताया था, स्पर्धा। तो ये तो वैसे ही इनका गलत मिलान हो गया। प्रतिस्पर्धा है, सॉरी प्रतिस्पर्धा सही, आगे वो तो सही दे रखा है, लेकिन वहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है, बाघ और हिरण। तो बाघ और हिरण तो आपको मैं बता दूं कि ये तो प्रीडेटर है, परभक्षी प्रीडेटर, और ये प्रे है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो यहाँ माइनस माइनस दे रखा है। तो पहला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। फिर आपसे पूछा है कि ऑप्शन सेकंड देखिए, ऑप्शन सेकंड में आपसे दिया है ए और बी, ये दे दिया ना आपको ए और बी। एक पे आपको लिख दिया प्लस, इस पे प्लस लिख दिया, इस पे लिख दिया माइनस। अब वहाँ दे दिया आपको नागफनी और सलभ, नागफनी और सलभ है ना, और आगे आपको दे दिया परभक्षण। और तो सारी बातें सही दे दी बेटा, लेकिन यहाँ जो नागफनी नागफनी वो तो प्रे है, नागफनी को खाती कौन है, सलभ, तो ये प्रीडेटर है। तो बेटा वहाँ करेक्शन या तो ये हो जाएगा कि ये जो ये साइन थे ना, ये साइन ये उल्टे आने चाहिए कि यहाँ नागफनी पर तो प्लस आना, सॉरी नागफनी पर तो माइनस आना चाहिए, प्रे है ना, और प्रीडेटर कौन है, सलभ है, तो इस पर प्लस आना चाहिए था। समझ रहे हो ना। और फिर आपसे जो ऑप्शन वहाँ दिया है थर्ड, तो थर्ड आपको दिया है ए और बी, और ए और बी इसको जीरो बताया है और इसको प्लस बताया है। तो वहाँ दिया आपको कि समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली, समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली है ना बेटा, या अपने यहाँ दे दे क्लाउन मछली। आपको मैंने अच्छे से बताया था कि समुद्री एनीमोन पे जीरो आएगा, तो ए जीरो सही है, और क्लाउन मछली पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि क्लाउन मछली तो अपने शत्रु से रक्षा प्राप्त करती है, समुद्री एनीमोन तो अप्रभावित रहता है ना। तो बेटा यहाँ पे ये सही है, थर्ड सही है। अब देखो देखा जाए ना, तो या तो इस ऑप्शन में यहाँ करेक्शन हो, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आए, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस मैंने बताया, तब तो आपका वहाँ आप फिर भी आपको बेटा वहाँ पूछा है स्तंभ फर्स्ट सेकंड और थर्ड के गलत मिलान की सही संख्या चुनी है, सॉरी गलत मिलान की सही संख्या आपसे चुननी है, तो कोई बात नहीं, ये भी गलत मिलान हो गया, और ये एक ही सही हुआ, थर्ड ही, तो फिर आपका आंसर फर्स्ट हो गया ना, वहाँ पर सही है, आंसर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तथा सेकंड, ये आपके गलत मिलान है। जब ये आपका थर्ड मिलान सही है, तो भाई सेकंड गलत क्यों हुआ, ये आपको दिमाग लाना, साइन उल्टे हो गए, साइन वहाँ साइन देख लेना, समझ रहे हो आप, साइन उल्टे हो गए, ये कारण था वहाँ पर, समझ रहे हो, ये बात है। इसके बाद देखो बेटा कि आपके सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं, इजी वे के अंदर वहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो स्टेज सेकंड के सारे क्वेश्चंस नॉर्मल हैं और वो इजी वे में आपसे हो जाएंगे, समझ रहे हो। फिर समझा देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर कौन सा भी, थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें देखो पहला मिलान गलत क्यों है, माइनस माइनस प्रतिस्पर्धा तो सही बात हो गई, लेकिन बाघ और हिरण तो प्रीडेटर और प्रे है, तो प्लस माइनस हो गए। तो ए और बी ये प्लस माइनस, लेकिन इधर नागफनी दे दिया, उधर सलभ दे दिया, तो सलभ खाता है नागफनी को, मतलब सलभ खाता नागफनी को, तो ये प्रीडेटर ये प्रे है, तो माइनस प्लस होना चाहिए था, इसलिए दो तो गलत मिलान हो गए और तीसरा सही मिलान है। तब आपका क्वेश्चन ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि दोनों गलत मिलान है, फर्स्ट और सेकंड, समझ गए ना। अब देखिएगा वहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट हैं, इजी वे में आपसे हो जाएंगे। मैं बता देता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक उद्यान में पिछले वर्ष 200 गुलाब थे और जनन के द्वारा 80 नए पादप आ गए, वर्तमान समष्टि आकार 280 हो गए, तो जन्म दर बताओ। तो देखो बेटा 200 पे कितने हैं, 80, तो एक पे कितने आएंगे, 80/200,
और 80/200 आप करते हो तो सीधा आपका आएगा 0.4 संतति प्रति कमल प्रति गुलाब प्रति वर्ष। सही है ना बेटा? ये आपका आंसर सेकंड हो गए यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दी। फिर वहां पर आप देखिए बेटा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्वेश्चन नंबर 17 में। सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताया था मैंने आपको सिग्मोइड में। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 वहां देखिए बेटा कि भाई समष्टि वृद्धि के ग्राफ को सही विकल्प को चुनो, आप आर के सही मान को दर्शाता है। तो आपको वहां सिग्मोइड वक्र दे रखा है। सिग्मोइड मैंने कहा था कि सिग्मोइड में पहले धीमी वृद्धि लैग फेज, फिर लॉग तो धनात्मक त्वरण, फिर ऋणात्मक त्वरण, और फिर आप जानते हो स्थिर हो जाती है। तो स्थिर कहाँ हो जाती है? कैरिंग कैपेसिटी पे जाके, वहन क्षमता पे जाकर क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो बेटा आप जानते हो वहन क्षमता पर, यानी एक आवास ने पूरा अपना जितना वहन कर सकता है उतना वहन कर ले, वहन क्षमता स्थिर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर स्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि जितने जन्म लेते हैं उतनी मृत्यु हो जाती है। यानी आर बराबर क्या होता है? प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक बी माइनस डी। तो ये क्या हो जाता है? बराबर जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर रहे हैं। तो आर क्या हो गया? 0। तो आर का 0 का आपको बता रखा ना, फोर्थ आंसर आपको यहाँ बता रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, आंसर 4। समझ गए बेटा? फिर आपका इजी वे के अंदर ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जो मैंने आपको वृद्धि वक्र वाला समष्टि वृद्धि वक्र का जो लेक्चर बताया था, जे आकार का और सिग्मोइड, एक में संसाधन असीमित लेकिन वो प्रकृति में ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और सिग्मोइड उनको आप बहुत अच्छे लेवल पे देख लेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम के अंदर, वो 100% क्वेश्चन आता है बेटा। समझ रहे हो? और बहुत अच्छे से आप मॉड्यूल को करें, समझ रहे हो? और इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इजी वे में हो जाएंगे। एग्जाम के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। और एग्जाम क्वेश्चन का तो आप जानते हो यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर के वो तो आप जानते हो पैनल पे बहुत अच्छे लेवल से पीपीटी बन के और क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है। समझ रहे हो ना? तो अभी अपन स्टेज सेकंड में थे, पहले स्टेज सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 17 तक करवा दिया। अब ये देख लीजिए आप कि क्वेश्चन नंबर 22 कि आर चयनित जातियां क्या होती है। जैसे आपने बताया ना आर सेलेक्टेड, ये 2016 में क्वेश्चन भी आया था। तो अपने कहा था ना कि या तो ऐसे हो कि छोटी आमाप की बड़ी संख्या में पैदा करें, छोटी आमाप की बड़ी संख्या, और जब छोटी आमाप की बड़ी संख्या में करेंगी तो उनका जीवन काल अल्प होगा, है ना? आप जानते हो जो छोटे आकार की संतति पैदा करती है और बहुत ज़्यादा संख्या में करती है ना, उनका जीवन काल क्या होता है? अल्प होता है। तो 22 में आप देखिए लघु जीवन अवधि और उच्च वृद्धि दर, लघु जीवन अवधि और उच्च वृद्धि दर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। यस। और बाकी आप समझ सकते हैं बेटा, इजी वे के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? और अपन नेक्स्ट लेक्चर में, आप जानते हो बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन सारे क्वेश्चंस जो ये भी नेक्स्ट माइनर होगा उसमें अपन बात रखें इजी वे में, टाइम रहेगा तो हम पूरे एक्सरसाइज को एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस आप इजी वे के अंदर देख लें, जो अपना यूट्यूब चैनल है CLC का। बात को समझ रहे हैं?